हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो एनईपी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन, यानी जिन स्टूडेंट्स ने भी फर्स्ट सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को चूज़ किया था। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस पूरे बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें टोटल आपको 5 यूनिट्स को पढ़ना है। इसमें यूनिट फर्स्ट है वित्तीय साक्षरता का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर बेसिकली आपको वो सारी बेसिक चीज़ें जाननी है कि आखिर फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है, इसका कैसे यूज़ किया जाता है, हम इसे कैसे सीख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको चैप्टर फर्स्ट में सीखना है। और चैप्टर सेकंड में बेसिकली आपको जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। और इसके अलावा यूनिट थर्ड में आपको सीखना है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में और बजट के बारे में, कि किस तरीके से हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बना सकते हैं फ्यूचर के लिए, और किस तरीके से हमें बजट बनाना चाहिए। और इसके अलावा चैप्टर 4 में आपको बैंकिंग और बीमा के बारे में पढ़ना है कि आखिर ये होता क्या है, इसको डिटेल में समझेंगे। तो चैप्टर 5 में बेसिकली आपको बाजार के बारे में समझना है, यानी मार्केट के बारे में समझना है, जहाँ पर आप इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझोगे। तो सिलेबस को जानने के बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें टोटल आपका 60 नंबर का ये पेपर आता है, जिसमें आपको टोटल 2 घंटे दिए जाते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना होता है, और सारे के सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आप या तो पूरा पेपर हिंदी में दे सकते हो, या तो पूरा पेपर इंग्लिश में दे सकते हो। किसी भी एक मीडियम में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए। तो चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है वित्तीय साक्षरता का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल लिटरेसी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इस क्वेश्चंस में बेसिकली आपको यही बताना है कि आखिर वित्तीय साक्षरता यानी आखिर फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है, और इसकी आपको इंपॉर्टेंस के बारे में बताना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वित्तीय साक्षरता का मतलब होता है पैसे और वित्त से जुड़े स्किल्स एंड नॉलेज को समझना, ताकि हम उन्हें सही तरीके से यूज कर सकें। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है पैसों के प्रति जागरूकता या समझ। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी हमें ऐसे कौशल और ज्ञान देता है, यानी ऐसे स्किल्स एंड नॉलेज प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम सही वित्तीय निर्णय यानी करेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें, और हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। इसमें सही वित्तीय विकल्प चुनना, भविष्य के लिए योजनाएं बनाना, समझदारी से खर्च करना, और कठिन परिस्थितियों में यानी हार्ड सिचुएशन में भी, जैसे नौकरी खोना या फिर सेनावृत्ति के लिए बचत करना, यानी रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना, बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च उठाना। तो इन सभी हार्ड सिचुएशन में भी हम इन सभी सिचुएशन से निपट सकें और फाइनेंशियल स्ट्रांग बन सके। तो ये सभी चीज़ें हमें सिखाती है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इसके मीनिंग को समझने के बाद चलिए हम बात करते हैं कि आखिर हमें फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता की क्यों जरूरत है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी आज के टाइम पर हर एक व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पैसों का सही प्रबंधन यानी करेक्ट मैनेजमेंट हमारे लाइफ को बैलेंस, सेफ और हैप्पी बनाने में मदद करता है। चलिए इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, और हम ये जानते हैं कि आखिर हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत क्यों पड़ती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए, यानी मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू हम ये सीखते हैं कि हमें किस तरीके से अपने इनकम और एक्सपेंस को बैलेंस बना के चलना चाहिए, और हम किस तरीके से अपने इनकम और एक्सपेंस को बैलेंस कर सकते हैं।
और मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू हम बजट बनाना सीख सकते हैं, अनावश्यक खर्चों से बच सकते हैं, यानी किस तरीके से जो बेफालतू के खर्चे होते हैं उन्हें किस तरीके से कम किया जाए, ये सारी चीजें हम सीख सकते हैं। और इसके अलावा आपातकालीन फंड यानी जो इमरजेंसी फंड है उसे किस तरीके से तैयार करना चाहिए, ये सारी चीजें सीखते हैं। इसके अलावा हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत पड़ती है कर्ज और ऋण प्रबंधन के लिए, यानी डेब्ट के मैनेजमेंट के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्ज लेना कभी कभी जरूरी हो सकता है, लेकिन वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी हमें ये सिखाती है कि कौन सा कर्ज हमारे लिए बेटर और सेफ होगा और किन कर्जों से हमें बचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा ब्याज वाले कर्जों से हमें हमेशा बचना चाहिए और इसके साथ ही हमें टाइम पर ईएमआई का भुगतान करना चाहिए, यानी ईएमआई की पेमेंट करनी चाहिए, जिससे कि इंटरेस्ट का बोझ और ना बढ़े। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम सही तरीके से कर्ज का यूज करते हैं तो हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बढ़ता रहेगा और फ्यूचर में हम आसानी से लोन ले सकते हैं। इससे हमारे फ्यूचर में फाइनेंशियल क्राइसिस की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और हमारा जो फ्यूचर होता है वो सेफ हो जाता है। इसके अलावा हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत पड़ती है निवेश और धन वृद्धि के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, पैसे को बढ़ाना भी जरूरी है। वित्तीय साक्षरता हमें ये सिखाती है कि कहाँ निवेश करना चाहिए, यानी कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि कभी आपने सुना है कि कोई सेविंग करके बिलियनियर बन गया या मिलीनियर बन गया। लोग इन्वेस्टमेंट करके ही अमीर बनते हैं, सेविंग करने से कोई अमीर नहीं बनता। मैं ये नहीं कह रहा कि सेविंग मत करो, सेविंग करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें उस पैसों को इन्वेस्ट भी करना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में जो हमारा पैसा है वो आगे और बढ़ सके। और यही सेम चीज हमें फाइनेंशियल लिटरेसी भी सिखाती है कि सिर्फ बचत करने से आप अमीर नहीं बन सकते, बचत करने से आप फाइनेंशियल फ्री नहीं बन सकते। जब आप बचत करोगे और उसे इन्वेस्ट करोगे तो ही आप फाइनेंशियल फ्री बन सकते हो, जिससे कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। तो अब बात आती है कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि कितना जोखिम है और उससे हमें कितना बेनिफिट हो सकता है। और इसके साथ ही लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट से हमारा जो पैसा होता है वो सेफ रहता है और धीरे धीरे बढ़ता भी रहता है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत पड़ती है भविष्य की योजनाओं के लिए, यानी फ्यूचर प्लानिंग के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भविष्य की चिंता से बचने के लिए आज ही योजना बनाना बहुत जरूरी है, यानी आज से ही प्लानिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है। वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी हमें ये सिखाती है कि रिटायरमेंट के लिए बचत कैसे करें, बच्चों के एजुकेशन के लिए फंड को कैसे कलेक्ट करें और बीमा जैसे स्वास्थ्य बीमा या जीवन बीमा कैसे लें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम इन सब चीज की प्लानिंग अभी कर लेते हैं तो हमें फ्यूचर में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत पड़ती है आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी व्यक्ति वित्तीय रूप से साक्षर होता है, यानी फाइनेंशियली एजुकेटेड रहता है, तो वो अपनी इनकम और अपने जो एक्सपेंस है उसे अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता है, कंट्रोल कर पाता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी हमें पावर देती है कि हम खुद से डिसीजन ले सकें और हार्ड टाइम में यानी हार्ड सिचुएशन में हमें किसी और पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, हम आत्मनिर्भर रहें, यानी सेल्फ रिलायंस रहें। तो कुछ इस तरीके से हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर अपने जीवन के फैसले आत्मविश्वास से ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वित्तीय साक्षरता हमें आय, खर्च, निवेश और बचत का सही प्रबंधन सिखाती है। इसके माध्यम से व्यक्ति न सिर्फ वर्तमान आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि भविष्य के लिए भी सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन बना सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आप सभी को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट से लेके 6 सेमेस्टर सभी सेमेस्टर में होता है। तो अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आपके लिए नोट्स और जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि नोट्स को डाउनलोड कीजिएगा और वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो नोट्स है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डाकघर द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली विभिन्न बचत योजनाएं क्या हैं, इसके बारे में बताइए। तो चलिए हम समझते हैं कि डाकघर की बचत योजनाएं क्या हैं, यानी व्हाट इज पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में
डाकघर न सिर्फ चिट्ठी या फिर पार्सल पहुंचाने का काम करता है, बल्कि ये आम लोगों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद बचत योजनाएं भी चलाता है। इन योजनाओं में निवेश करना आसान है और ग्रामीण से लेकर शहरी सभी वर्गों के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसकी पहली स्कीम है डाकघर बचत खाता यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल बैंक के सेविंग अकाउंट जैसा होता है, जिसमें थोड़ी सी रकम को जमा किया जाता है और उस पर आपको ब्याज मिलता है। और ये छोटे जमाकर्ताओं के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई 5,000 रुपये जमा करता है तो उसे सालाना पर ईयर कुछ इंटरेस्ट मिलता है फिक्स, जस्ट लाइक आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर। तो सेम तरीके से पोस्ट ऑफिस की भी ये स्कीम है कि आप वहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसमें आप अपनी डिपॉजिट को रख सकते हैं और उसमें आपको ईयरली कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ ब्याज मिलता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो पोस्ट ऑफिस की जो अगली स्कीम है वो है आवर्ती जमा योजना यानी रेकरिंग डिपॉजिट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस योजना में हर महीने एक निश्चित राशि यानी एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना होता है एक लिमिटेड टाइम के लिए, और जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो आपको जितना भी आपने डिपॉजिट किया है वो आपको वापस मिलता है विद इंटरेस्ट, यानी उस पर इंटरेस्ट के साथ आपको मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि ये खासकर उन सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है जो कि धीरे धीरे बचत करना चाहते हैं, यानी धीरे धीरे सेविंग करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन हर महीने 1,000 रुपये अपने अकाउंट में डालता है 5 साल तक, तो जब साल का एंड होगा, जब 5 साल कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपको पूरी की पूरी बड़ी रकम वापस मिलेगी विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ मिलेगी। तो अगली स्कीम है सावधि जमा योजना यानी टाइम डिपॉजिट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बैंक की एफडी जैसी स्कीम है, जिसमें जो पर्सन है वो 1, 2, 3, 4 या 5 साल तक के लिए अपने जो डिपॉजिट है उसे जमा करा सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो कितने लंबे टाइम तक के लिए डिपॉजिट कराना चाहता है। और मैं आपको बता दूं कि जितना लंबा टाइम होगा उतना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति 5 साल के लिए 50,000 रुपये जमा कराता है तो उस लिमिटेड टाइम के बाद उसे एक अच्छी खासी इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट है वो उसे वापस मिलेगा। तो नेक्स्ट है मासिक आय योजना यानी मंथली इनकम स्कीम। तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना में एक निश्चित रकम यानी एक फिक्स्ड अमाउंट आपको जमा करना होता है और हर महीने आपको ब्याज के रूप में एक रेगुलर इनकम मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि ये स्कीम उन सभी लोगों के लिए बनाई गई है जो कि सेवानिवृत्ति है या फिर जो रिटायर्ड लोग हैं, उन सभी के लिए ये स्कीम बनाई गई है। तो अगली स्कीम है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये योजना 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए है और इसमें बाकी स्कीम के मुकाबले ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इससे जितने भी जो सीनियर सिटीजन है उनको एक रेगुलर इनकम और आर्थिक सुरक्षा दोनों मिलती है। तो अगली स्कीम है सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक लंबे टाइम के लिए बचत योजना है जिसकी जो अवधि होती है वो 15 साल तक की होती है। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें इन्वेस्ट करने पर जो इंटरेस्ट और जो जमा की गई राशि होती है उन दोनों पर ही टैक्स नहीं लगता, यानी टैक्स फ्री होता है, यानी कि इस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये ऑप्शन उन सभी के लिए बेस्ट है जो कि सेफ और टैक्स फ्री फ्यूचर बनाना चाहते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे अगर कोई व्यक्ति हर साल 50,000 पीपीएफ में जमा करता है यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा करता है, तो 15 साल बाद उसे एक बड़ी रकम मिलेगी और वो भी टैक्स लाभ दोनों मिलेगा। तो इसकी अगली स्कीम है किसान विकास पत्र यानी किसान विकास पत्रा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें डाली गई रकम तय समय में 2 गुनी हो जाती है। इसे खासकर ग्रामीण इलाकों और छोटे किसानों के लिए बनाया गया है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपये जमा करता है तो करीब 10 साल बाद ये उसका 2 गुना हो जाता है, यानी 1 लाख रुपए बन जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाकघर की बचत योजनाएं सुरक्षित, भरोसेमंद और आम जनता के लिए काफी अधिक आसानी से उपलब्ध है। और ये योजनाएं छोटे निवेशकों, ग्रामीण लोगों, वरिष्ठ नागरिकों और मध्यम वर्ग के परिवार के लिए काफी अधिक बेनिफिशियल है, काफी अधिक उपयोगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चैप्टर 2 है
विभिन्न वित्तीय संस्थाएं। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें जितने भी हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, डाकघर और मोबाइल ऐप, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में समझना है। तो इस चैप्टर से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं कि आप विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से क्या समझते हैं, यानी जितने भी जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं। इसके अलावा उनके इंपॉर्टेंस के बारे में बताओ और उनके क्या कार्य होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये वित्तीय संस्थाएं यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वित्तीय संस्थाएं यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो संगठन होते हैं जो कि पैसों और वित्तीय सेवाओं से जुड़े काम करते हैं, वर्क करते हैं। इनमें जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, डाकघर और जो निवेश कंपनियां होते हैं यानी जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां होती है, वो सभी इनमें शामिल होते हैं। और ये संस्थाएं बचत करने वालों यानी जो डिपॉजिटर होते हैं और धन की जरूरत रखने वालों यानी जो बोरियर्स होते हैं, जिन्हें पैसे की जरूरत होती है, उनके बीच बिचौलिए का काम करते हैं, यानी इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं, वर्क करते हैं। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर वित्तीय संस्थाएं होती क्या है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अपना पैसा डिपॉजिट किया है, इन्वेस्ट किया है। कमेंट में जरूर बताना। तो इसके मीनिंग को जानने के बाद चलिए हम बात करते हैं वित्तीय संस्थाओं के महत्व के बारे में, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही ये बैलेंस डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, यानी लोगों को रोजगार भी देते हैं। और इसके अलावा जितने भी जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये नए इंडस्ट्रीज़ और बिजनेसेस के ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये उन्हें मनी प्रोवाइड करते हैं, यानी पैसा प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जितने भी जो नए बिजनेसेस होते हैं और जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उन्हें स्टार्टअप में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और इससे जो इनोवेशन है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और नए व्यवसायों का विकास होता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो हमारी वित्तीय संस्थाएं होती है, ये नए उद्योग और व्यवसायों के विकास के लिए जो आधारभूत जरूरी संरचनाएं होती है, उन्हें प्रोवाइड करते हैं। जैसे औद्योगिक क्षेत्र, टैंक पार्क, सड़कें, पानी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, जिससे कि जो बिजनेसेस होते हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प मिलती है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये बैलेंस डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं। मतलब अगर सिर्फ बड़े शहरों का विकास होगा तो गाँव पिछड़ जाएंगे, जिसकी वजह से आर्थिक असमानता बढ़ जाएगी। देश के सभी क्षेत्रों का विकास एक समान हो, इसके लिए जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो विकसित क्षेत्र है उससे जितनी भी जो अतिरिक्त पूंजी आती है, यानी जो एक्स्ट्रा मनी बचता है, उसे वो पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां तक प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास हो सके। जिससे कि देश के अविकसित क्षेत्रों का भी आर्थिक विकास होता है और देश में एक बैलेंस डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। मतलब जितने भी जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो नए इंडस्ट्रीज़ और बिजनेसेस के ग्रोथ के लिए उन्हें पैसा प्रोवाइड करते हैं, उन्हें लोन देते हैं, जिससे कि जो नए बिजनेसेस है और जो इंडस्ट्रीज़ है उनको ग्रोथ मिलती है। और इसकी वजह से जितने भी जो एजुकेटेड लोग होते हैं, उन्हें रोजगार मिलता है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सोशल डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। मतलब वित्तीय संस्थाएं समाज के कमज़ोर वर्गों जैसे किसान, छोटे व्यापारी, गरीब, ग्रामीण लोग, इन सबको लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आर्थिक सहायता देते हैं, यानी पैसे देते हैं, जिससे कि इनका जो लाइफस्टाइल है वो सुधर सके। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंकों ने करोड़ों गरीब परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रोवाइड की, यानी बैंकिंग सर्विसेज दी, और इसके अलावा उन्हें सब्सिडी का लाभ मिला। सो आई होप अब आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं वित्तीय संस्थाओं के कार्य के बारे में, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के आखिर क्या फंक्शंस होते हैं, उन्हें समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वित्तीय संस्थाएं यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सिर्फ पैसा जमा करने और लोन देने तक ही सीमित नहीं है। इनका जो मेन वर्क होता है वो सेविंग्स को इकट्ठा करके उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करना होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वित्तीय संस्थाओं का काम होता है अल्पकालिक दायित्व को दीर्घकालिक में निवेश करके बदलना। मतलब
वित्तीय संस्थाओं यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो मेन वर्क होता है वो छोटी छोटी बचत यानी शॉर्ट टर्म सेविंग्स को इकट्ठा करके उन्हें लंबे समय के लिए निवेश में लगाना यानी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट में लगाना उन पैसों को। तो ये सब इनका काम होता है, जिससे वित्तीय संस्थाओं के पास एक बड़ा अमाउंट कलेक्ट हो जाता है, जिसका यूज इंडस्ट्रीज, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट प्लान्स में किया जाता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज लाखों कस्टमर से मंथली प्रीमियम लेती है और उसे लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रीज और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो नेक्स्ट है जोखिमपूर्ण निवेश को सुरक्षित बनाना। मतलब हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, मतलब उम्मीद के हिसाब से फायदा ना होना, जिससे शेयर, बॉन्ड्स और फंड्स में लॉस हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो रिस्की इन्वेस्टमेंट को सेफ इन्वेस्टमेंट बनाने में हेल्प करते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे शेयर मार्केट्स या फिर म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। लेकिन वहीं अगर आप बैंक में एफडी करवाते हो यानी फिक्स डिपॉजिट कराते हो या फिर पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम लेते हो तो ये कम रिस्की होता है। तो नेक्स्ट है पूंजी का प्रवाह और वितरण। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सोसाइटी में मनी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। मतलब जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, उनसे लेकर जिन लोगों को मनी की नीड है, मनी की ज़रूरत है, उन लोगों तक मनी प्रोवाइड करती है। इससे कैपिटल और रिसोर्सेज का सही यूज होता है और इकोनॉमिक बैलेंस रहता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे बैंक शहरों से जमा हुई पूंजी को, जो शहरों से पैसा मिलता है, उसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को लोन के रूप में देता है। तो इसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अगला काम होता है ऋण और क्रेडिट सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी जो हमारी वित्तीय संस्थाएं होती है ये उद्योगों, व्यापारियों और व्यक्तियों को लोन प्रोवाइड करते हैं। इसमें जैसे शॉर्ट टर्म लोन, मिड टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इसके थ्रू जितने भी जो बिजनेसेस हैं वो अपने कामकाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे किसानों को फसल उगाने के लिए शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, जबकि हाउस या फैक्ट्री बनाने के लिए लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है। तो नेक्स्ट है विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कस्टमर को कई तरह की सर्विसेज देते हैं, जैसे चेक, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक लेन देन जिसमें एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई आते हैं। और इसके अलावा कस्टमर्स की फाइनेंशियल पोजीशंस की मॉनिटरिंग। तो ये सारी वो फैसिलिटीज़ हैं जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देश की आर्थिक व्यवस्था की बैकबोन है। ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बदलकर बैलेंस डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देकर सोसाइटी और नेशन के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बंधक के ऊपर पूछा जाता है, यानी मोर्गेज के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे कि इन क्वेश्चन में बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि जो मोर्गेज है यानी जो बंधक है वो होम लोन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे, इसके बारे में बताइए। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें बताना है बंधक का मतलब क्या होता है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर्गेज, और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में हमें बताना होता है। और इसके अलावा दृष्टिबंधक, बंधक और गिरवी के बीच क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है अपने आंसर में। तो अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बताऊं क्या कि मोर्गेज यानी बंधक होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति उधार लेने वाला अपनी अचल संपत्ति जैसे घर, जमीन या प्लाट को सिक्योरिटी के तौर पर बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास रखकर लोन लेता है तो उस अचल संपत्ति को ही बंधक यानी मोर्गेज कहते हैं। इसमें प्रॉपर्टी का ओनरशिप उधार लेने वाले के पास ही रहता है, लेकिन जब तक वो लोन नहीं चुका पाता बैंक या जो ऋणदाता है उस प्रॉपर्टी पर उसका पूरा लीगल राइट रहता है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आप जब कभी भी लोन लेने के लिए जाते हो किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो आप अपनी कोई संपत्ति रखकर लोन लेते हो। हालांकि उस लोन पर, उस संपत्ति पर आपका ही हक होता है, लेकिन जब तक आप उसका लोन नहीं चुका पाते तब तक उस पूरी संपत्ति पर उस बैंक या फिर जो इंस्टीट्यूशन है उसका हक होता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं बंधक के महत्व के बारे में, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ मोर्गेज के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंधक न सिर्फ ऋणदाता यानी ऋण देने वालों को सिक्योरिटी देता है, बल्कि वो उधारकर्ता को भी बड़े लोन लेने के लिए हेल्प करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंधक ऋणदाता को सुरक्षा और भरोसा देता है कि अगर उधारकर्ता ऋण नहीं चुका पाता तो प्रॉपर्टी को बेचकर वो लोन को रिकवर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बैंक से होम लोन लेता है और अगर वो उस लोन को नहीं चुका पाता तो बैंक घर को नीलामी में बेचकर
उससे पैसा वसूल कर सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंधक की वजह से व्यक्ति इजीली बड़ा लोन ले सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि बिना बंधक के बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आमतौर पर बड़ा लोन नहीं देते, क्योंकि बिना सिक्योरिटी रिस्क ज़्यादा होता है। और इसके अलावा बंधक ऋणदाता को सुरक्षा और भरोसा देता है कि अगर उधारकर्ता ऋण को नहीं चुका पाता तो प्रॉपर्टी बेचकर लोन रिकवर किया जा सकता है। इससे उधारकर्ता लोन ले सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंधक आधारित ऋण पर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, क्योंकि इसमें जो ऋण देने वाला है उसकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहती है। इसीलिए जो लेंडर होता है यानी जो लोन देने वाला होता है वो रिस्क कम मानकर लो इंटरेस्ट पर भी लोन दे देता है। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति बिना बंधक के यानी विदाउट मॉर्गेज के लोन लेता है, उधार लेता है, तो उसे 12% तक इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, जबकि बंधक आधारित ऋण यानी मॉर्गेज लोन पर उसे 7 से 8% ही इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो मॉर्गेज से हमें कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉर्गेज लोन यानी बंधक ऋण से हम इजीली लोन ले सकते हैं और उस लोन से हम इजीली अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं, अपने बिजनेस प्रॉपर्टी आसानी से खरीद सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बंधक ऋण होता है यानी जो मॉर्गेज लोन होता है वो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं दृष्टिबंधक, बंधक और गिरवी में क्या अंतर होता है। तो इसका आंसर आपको हमारे पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, और जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। जाइए पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 3 है वित्तीय योजना और बजटिंग। तो इस चैप्टर से जो फर्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि वित्तीय योजना से आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब है, इसके ऑब्जेक्टिव को बताओ और इसके इंपॉर्टेंस को बताओ। मतलब आखिर जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इससे आप क्या समझते हैं, इसके मीनिंग को बताओ, और आखिर किसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है और ये क्यों जरूरी है, इसके इंपॉर्टेंस को बताओ, यानी हमें फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी आपके एग्जाम में कोई पैराग्राफ दे देगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और अगर आप उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि उस पूरे पैराग्राफ में बेसिकली हमें यही बताना होता है कि आखिर वित्तीय योजना होती क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, और हमें वित्तीय योजना क्यों बनानी चाहिए, यानी हमें फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों बनानी चाहिए, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये वित्तीय योजना का मतलब क्या है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से मैनेज करना ही वित्तीय योजना यानी फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने आज की जरूरतों को पूरा करें और फ्यूचर में भी फाइनेंशियली सिक्योर रहें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वित्तीय योजना यानी फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ पैसा बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये फाइनेंशियली गोल को पूरा करने में भी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग्स में रखता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करता है और कुछ एक्सपेंस करता है, तो यही वित्तीय योजना यानी फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो आई होप अब आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद अब हम समझते हैं वित्तीय योजना यानी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी इसके उद्देश्य के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम फाइनेंशियली सिक्योर रहें। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग हमें इमरजेंसी की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बीमार हो जाते हैं या फिर हमारा जॉब लॉस हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर हमने पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी तो इस टाइम पर भी हमारे पास सफिशिएंट पैसा होगा और हम फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए राम हर महीने अपने इनकम में से कुछ पैसा इमरजेंसी फंड में डालता है, और इन केस वो बीमार हो जाता है या फिर उसकी जॉब चली जाती है, तो इस टाइम पर भी उसके पास सफिशिएंट पैसा होगा। तो इसका अगला ऑब्जेक्टिव है भविष्य के लिए बचत और निवेश, मतलब सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स फॉर फ्यूचर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग से हम लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी या फिर जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस, इनमें हम इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट है ऋण का सही प्रबंधन यानी डेब्ट मैनेजमेंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमें ये बताती है कि हमें कितना ऋण लेना चाहिए, यानी कितना लोन लेना हमारे लिए सेफ है
और उसे हमें कैसे चुकाना चाहिए, किस टाइम पर चुकाना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे क्रेडिट कार्ड और होम लोन का सही टाइम पर भुगतान करना ऋण का सही प्रबंधन है, यानी डेब्ट मैनेजमेंट है। तो इसका अगला ऑब्जेक्टिव है आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करना, यानी अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वित्तीय योजना वित्तीय और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा में इन्वेस्ट करना, शादी या फिर रिटायरमेंट, इन सभी चीज़ों में पैसों की नीड होती है। और अगर हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पता होगा तो इस टाइम पर हमारे पास सफिशिएंट पैसा होगा जिससे कि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कर लाभ और वित्तीय अनुशासन, यानी टैक्स बेनिफिट्स एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सही योजना से अनावश्यक खर्च कम होते हैं और टैक्स में भी छूट मिल सकती है और व्यक्ति में आर्थिक अनुशासन आता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे पीपीएफ या एनआईसी में इन्वेस्ट करने से टैक्स बचता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं वित्तीय योजना यानी फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये सभी वो फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं वित्तीय योजना की प्रक्रिया के बारे में, यानी प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, जिसमें हम ये समझेंगे कि हमें किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है वित्तीय स्थिति का विश्लेषण, यानी एनालाइजिंग करंट सिचुएशन, यानी अभी हमारी करंट सिचुएशन कैसी है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले हमें अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और डेब्ट का सही हिसाब लगाना होता है, क्योंकि इसको जानने के बाद ही हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है लक्ष्यों का निर्धारण, यानी सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स। तो मैं आपको बता दूं कि वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के बाद ये तय करना जरूरी है कि हमें भविष्य में किन लक्ष्यों को, किन गोल्स को अचीव करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लक्ष्य यानी ये गोल्स छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं छोटे गोल्स की बात करूं, जैसे नई बाइक खरीदना, और अगर मैं बड़े गोल्स की बात करूं, जैसे घर बनाना, बच्चों की शिक्षा में इन्वेस्ट करना, रिटायरमेंट, ये सभी बड़े गोल्स हैं। तो सेकंड स्टेप के अंदर आपको ये एनालाइज करना होता है कि आखिर आपको चाहिए क्या, आपके गोल्स क्या हैं। तो इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होता है वो होता है वित्तीय योजना बनाना, यानी मेकिंग फाइनेंशियल प्लान। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार लक्ष्य तय हो जाने के बाद उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बजट, बचत और निवेश की योजना बनाई जाती है। तो इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है वो आता है धन के स्रोत तय करना, यानी आइडेंटिफाइंग सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने के बाद ये डिसाइड करना होता है कि आखिर जो मनी है, जो पैसा है, वो आएगा कहाँ से। वो इनकम से आएगा या फिर लोन से आएगा या फिर इन्वेस्टमेंट से आएगा। हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है, तभी तो हम अपने पसंद का घर ले सकते हैं या फिर बाइक ले सकते हैं, तभी तो हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यानी फोर्थ स्टेप के अंदर हमें ये डिसाइड करना होता है कि इनकम आएगी कहाँ से। तो इसके बाद जो हमारा फिफ्थ स्टेप आता है वो है योजना को लागू करना, यानी इम्प्लीमेंटेशन करना। यानी अभी जो हमने फाइनेंशियल प्लानिंग बनाई, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया, यानी अब उस पर हमें एक्शन लेना है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट करना या फिर इमरजेंसी के लिए फंड को इकट्ठा करना। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वो है समीक्षा और संशोधन, यानी रिव्यू एंड रिवीजन। मतलब टाइम पर हमें अपनी प्लानिंग को चेक करना है, रिव्यू करना है कि वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, और अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो हमें उसमें सुधार करने की जरूरत है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अधिशेष का सही उपयोग, यानी जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी होता है उसका सही यूज़ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करने से हमारा जो करंट सिचुएशन है वो सेफ रहता है, और इसके अलावा हमारा जो फ्यूचर है वो भी फाइनेंशियली सिक्योर रहता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ना सिर्फ हमें इमरजेंसी में हेल्प करता है, बल्कि ये हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत भी बनाता है। तो यूनिट 4 है जिसका नाम है बैंकिंग और बीमा का परिचय। तो इस यूनिट से जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एलआईसी के ऊपर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन क्वेश्चन में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो भारत में एलआईसी है उसके क्या फीचर्स है, उसके बारे में बताइए, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है और उसकी क्या भूमिका है, और इसके अलावा एलआईसी के क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है, उसके बारे में बताइए, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए हम समझते हैं आखिर ये एलआईसी होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलआईसी का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1956 में हुई थी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भारत सरकार के स्वामित्व वाली संस्था है और देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों को बीमा सुरक्षा यानी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देना और उनके फ्यूचर को सेफ बनाना।
तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं एलआईसी की विशेषताओं के बारे में, यानी फीचर्स ऑफ एलआईसी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी पहली विशेषता है ये सरकारी स्वामित्व के अंदर है। मतलब एलआईसी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इसीलिए लोग इसे भरोसेमंद और सेफ मानते हैं। इसीलिए लोग निश्चिंत होकर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी या दिवालिया होने का कोई डर नहीं होता। इसकी दूसरी विशेषता है वाइड नेटवर्क, यानी इसका जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हैगा। मतलब एलआईसी का नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है, शहर हो या गांव, हर जगह ब्रांचेज, एजेंट्स और सर्विसेज अवेलेबल है। और इसी वाइड नेटवर्क की वजह से आम आदमी तक आसानी से इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज पहुंचती है। तो इसकी अगली विशेषता है जीवन बीमा सुरक्षा, यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलआईसी का मेन वर्क है लोगों को लाइफ इंश्योरेंस देना। ये व्यक्ति और उसके परिवार को डेथ, एक्सीडेंट या इलनेस की सिचुएशन में फाइनेंशियली सिक्योरिटी देता है। तो इसकी अगली विशेषता है बचत और निवेश का साधन, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि एलआईसी सिर्फ इंश्योरेंस ही नहीं बल्कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी देता है। ये लोगों को रेगुलर प्रीमियम भरकर सेविंग की हैबिट बनाते हैं और टाइम के साथ उन्हें इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न मिलता है। तो एलआईसी की अगली विशेषता है दीर्घकालिक योजनाएं, यानी लॉन्ग टर्म स्कीम्स। तो मैं आपको बता दूं कि एलआईसी लंबी अवधि की योजना देती है, जैसे पेंशन प्लान, रिटायरमेंट प्लान, बच्चों की शिक्षा योजनाएं, ये सभी चीजें इनमें शामिल होती है। इन योजनाओं से व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकता है और बुढ़ापे में भी नियमित आय प्राप्त कर सकता है। तो इसकी अगली विशेषता है भरोसेमंद और सुरक्षित, यानी ट्रस्टवर्दी एंड सेफ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलआईसी को सबसे रिलायबल इंश्योरेंस कंपनी माना जाता है। गवर्नमेंट गारंटी होने से कस्टमर जानते हैं कि उनका मनी पूरी तरीके से सेफ है। यही रीजन है कि करोड़ों लोग एलआईसी को प्रेफर करते हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं एलआईसी के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका पहला ऑब्जेक्टिव है लोगों को लाइफ इंश्योरेंस देना और उनके परिवार को डेथ, एक्सीडेंट या इलनेस की सिचुएशन में प्रोटेक्शन देना। इसका अगला ऑब्जेक्टिव है कॉमन पीपल को रेगुलर सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज करना। इसका अगला ऑब्जेक्टिव है हर व्यक्ति तक इंश्योरेंस सर्विसेज को ईजी और लो कॉस्ट तक पहुँचाना। नेक्स्ट है नेशनल सेविंग्स को कलेक्ट करके कंट्री के डेवलपमेंट और वर्क में यूज़ करना। तो इसके ऑब्जेक्टिव के जानने के बाद चलिए हम बात करते हैं एलआईसी के बेनिफिट्स के बारे में, यानी इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलआईसी सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, बल्कि ये भारत की इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो इसका पहला बेनिफिट है जीवन बीमा सुरक्षा देना, यानी प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलआईसी का मेन एम लोगों को लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा देना है। ये व्यक्ति और उसके परिवार को डेथ, एक्सीडेंट या इलनेस की सिचुएशन में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। तो इसका अगला ऑब्जेक्टिव है बचत और निवेश का साधन। तो मैं आपको बता दूं कि एलआईसी इंश्योरेंस के साथ सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी देता है। लोग रेगुलर प्रीमियम भरकर सेविंग की हैबिट डालते हैं और अच्छे रिटर्न पाते हैं। तो इसका अगला बेनिफिट है सामाजिक सुरक्षा देना, यानी प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलआईसी गरीब और वीकर सेक्शंस के लिए भी चीपर इंश्योरेंस प्लान चलाती है। इससे उन्हें लाइफ प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें मात्र 330 रुपये ईयरली पे करने होते हैं और 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। तो इसका अगला बेनिफिट है राष्ट्र विकास में योगदान, यानी कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलआईसी अपने फंड्स का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, रेलवेज और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाती है। इससे कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। तो इसका अगला बेनिफिट है रोजगार सृजन, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलआईसी भारत के सबसे बड़े एम्प्लॉयर में से एक है। इसमें लाखों एम्प्लॉई, एजेंट्स और ऑफिसर्स काम करते हैं। तो इसका अगला बेनिफिट है भरोसेमंद और सुरक्षित, यानी ट्रस्टवर्दी एंड सेफ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलआईसी को सबसे रिलायबल इंश्योरेंस कंपनी माना जाता है। गवर्नमेंट की गारंटी की वजह से कस्टमर ये जानते हैं कि उनका पूरा पैसा सेफ है, और यही रीज़न है कि करोड़ों लोग इसको प्रेफर करते हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलआईसी सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं, बल्कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सोशल सिक्योरिटी और नेशनल डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ट्रस्ट और वाइड सर्विसेज की वजह से एलआईसी कॉमन पीपल के लिए सबसे सेफ और पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए
तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चैप्टर 5 है कुछ बाजार, कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो चैप्टर 5 से जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो म्यूचुअल फंड के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि म्यूचुअल फंड क्या है और उसके विभिन्न प्रकारों की योजनाएं कौन कौन सी है, उन्हें एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसके मीनिंग को समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें कई लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसे अलग अलग जगह पर लगाया जाता है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। और इस पूरे इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने का काम एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर करता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है, यूज़फुल है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं होता। मतलब इसमें छोटे इन्वेस्टर्स भी छोटी राशि जमा करके शुरुआत कर सकते हैं और बड़े इन्वेस्टर्स की तरह अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे अगर किसी पर्सन के पास सिर्फ 500 रुपये हैं, तो वो भी म्यूचुअल फंड की SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकता है और समय के साथ ये छोटा इन्वेस्टमेंट बड़े अमाउंट में बदल सकता है। तो आई होप अब आपको म्यूचुअल फंड की मीनिंग के बारे में समझ में आ गया होगा कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो उसके बाद चलिए हम समझते हैं म्यूचुअल फंड की मेन योजनाओं के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है इक्विटी फंड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इक्विटी फंड वो फंड्स है जिसमें पैसा कंपनीज के शेयर में लगाया जाता है। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न मिलता है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई 10 साल तक इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करता है, तो मैं आपको बता दूं कि उसे बैंक की FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट से भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो नेक्स्ट आता है डेब्ट फंड। तो मैं आपको बता दूं कि इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट का पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर अदर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम होता है और इसमें रेगुलर इनकम मिलती रहती है। तो इसके बाद आता है हाइब्रिड फंड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन फंड में पैसा शेयर्स और बॉन्ड्स दोनों में लगाया जाता है। इसमें रिस्क और रिटर्न दोनों ही बैलेंस रहते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे किसी हाइब्रिड फंड में 60% पैसा शेयर्स में लगाया जाता है और 40% बॉन्ड्स में लगाया जाता है। तो इसके बाद आता है मनी मार्केट फंड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फंड्स शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। और तो और इसमें रिस्क भी कम होता है और पैसे को आसानी से निकाला जा सकता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे अगर 6 महीने बाद घर की EMI देनी है तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है इंडेक्स फंड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फंड्स किसी स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स इसको ट्रैक करते हैं और इनका रिटर्न मार्केट जैसा होता है और चार्जेस कम होते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में वही 50 कंपनी शामिल होती है जो निफ्टी इंडेक्स में होती है। तो इसके अलावा 2 और स्कीम्स है जो कि आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, और जो नोट्स है उसका लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड्स छोटे और बड़े दोनों इन्वेस्टर्स को प्रोफेशनल मैनेजमेंट और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट का मौका देते हैं। भारत में अवेलेबल विभिन्न स्कीम्स इन्वेस्टर्स की ज़रूरत और रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सेफ और प्रॉफिटेबल ऑप्शन देती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए, तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आप सभी को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये 1st से लेके 6 सेमेस्टर सभी सेमेस्टर में होता है। तो अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आपके लिए नोट्स
और ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि नोट्स को डाउनलोड कीजिएगा और वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो नोट्स हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे नोट्स में सबसे पहले हमने आप सभी के लिए वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया हैगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस सब्जेक्ट की जो वीडियो है वो ओपन हो जाएगी। तो आपको किस तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, सबसे पहले आपको लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने जो वीडियो ओपन होगी उस वीडियो को आपको अच्छे से वॉच करना है, उसके जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स है उससे अच्छे से समझना है। उसके बाद आपको नोट्स को पढ़ना है, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जैसा कि आप देख सकते हो उस लिंक के नीचे हमने एक और लिंक प्रोवाइड किया है, जो कि है हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज का लिंक। और उसके जस्ट नीचे हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, जिससे कि व्हाट्सएप पे हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। और इसके अलावा हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने आप सभी के लिए लेटेस्ट सिलेबस प्रोवाइड किया है आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। और उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर मिलने वाला है क्वेश्चन पेपर, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो सके कि कितने नंबर का पेपर आता है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और कितने टाइम में हमें अटेम्प्ट करना होता है। और इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन, आंसर के साथ मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाएंगे। तो अगर आप एक बार इन्हें पढ़ लेते हो तो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, एक बार वीडियो देखिएगा और 2 से 3 बार इस नोट्स को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो और दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और उनकी भी हेल्प हो सके। तो यहाँ पर होते रहेंगे नोट्स खत्म। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।